गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेकर आ रहे हैं यूजीसी नेट लास्ट मिनट सीरीज। पॉलिटिकल साइंस 6 जनवरी को हमारा एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। उससे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस देख लेते हैं, जनरेशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स से। तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन राइट जनरेशन से। 3 जनरेशन ऑफ राइट पे काम करेंगी। फर्स्ट जनरेशन बात करेगी 18th 19th सेंचुरी की, जहाँ सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाएंगी, जो कि होब्स, प्लेटो ये सब बताते हैं। नेगेटिव राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात होती है, जो कि लॉक के ने दी थी। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वर्तमान में भी है, प्रासंगिक है। वर्तमान में लाइफ एंड लिबर्टी हमारी फंडामेंटल राइट्स में अहम भूमिका निभाते हैं, परंतु प्रॉपर्टी को हमने वैधानिक अधिकार यानी लीगल लॉ में डाल दे रखा है। सेकंड जनरेशन ऑफ राइट की बात करेंगे, वो 20th सेंचुरी के राइट है, जहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात होती है। पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव राइट्स राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर की बात करते हैं। जहाँ थर्ड जनरेशन ऑफ राइट पे हम बात करेंगे पोस्ट 1945 के बाद, जहाँ हम सोलिडेटरी राइट्स की बात करेंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, पीस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, आर्टिकल नंबर 51A, ऐसे हम इसमें डालेंगे। इस तरह के हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। अब हम महत्वपूर्ण मेजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स और कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। 1948 में होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, यूडीएचआर की स्थापना 1948 में होती है। फिर हम बात करेंगे 1949 की, जहाँ जिनेवा कन्वेंशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर पे बात करके। प्रिजनर ऑफ वॉर से मेरे को याद आती है, प्रिजन नोटबुक किसकी है? ग्रामसी की है। इसी तरह 1949 में जिनेवा कन्वेंशन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर पे बात करेंगे 1949 की। मैंने आपको ये बुक इसलिए बताई है क्योंकि आपको ये 1949 वाला आर्टिकल याद रह जाए कि प्रिजन था मतलब ग्रामसी था। कब था? 1949। मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि बच्चे एग्जाम हॉल में कैसी स्ट्रैटेजी से अपने आंसर सही कर सकते हैं। 1951 में हम बात करेंगे जीनोसाइड ऑफ कन्वेंशन की, जहाँ प्रिवेंशन, पनिशमेंट और क्राइम्स एंड जीनोसाइड की बात की जाएगी। 1954 में हम बात करेंगे कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी भी बात करना बनता है। 1954 में बात करेंगे। 1966 में हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1990 फर्स्ट जनरेशन, तो ये फर्स्ट जनरेशन राइट की बात करेंगे। 1966 में हम फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट की बात करेंगे, सिविक एंड पॉलिटिकल। फिर हम बात करेंगे 1966 में इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट की बात करेंगे, जो इन्फोर्स होता है 1976 में। 1975 में हम बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर की बात करेंगे। 1981 में हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन या एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की। 1981 में हम जेंडर इक्वलिटी कन्वेंशन एलिमिनेशन करेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को लेकर। 1990 में हम बात करेंगे राइट ऑन चाइल्ड को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1981 में वुमेन्स को लेकर करेंगे। 1989 में हम चिल्ड्रंस को लेकर, चाइल्ड को लेकर बात करेंगे। और 1993 वियना कन्वेंशन ह्यूमन राइट को लेकर हो जाएगा। वियना कन्वेंशन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। मैं डबल मार्क्स स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हर साल PYQs देखे जा रहे हैं। अपन ने PYQs भी सोल्व कर चुके हैं लास्ट सीरीज में। हम हर सब्जेक्ट हर यूनिट वाइज भी कर चुके हैं, और हम माइंड मैप्स के थ्रू भी लास्ट सीरीज रिसर्च की, टीचिंग की देख चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेजर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होती है IR में, वो देखेंगे। कुर्दिश पीपल 1991 में नॉर्दर्न इराक में आएंगे। हाउतीज 1994 में आएंगे। अब हम बात करेंगे मेजर ट्रीटीज और एग्रीमेंट की जो IR में हुए हैं। 1959 में होती है अंटार्कटिक में होते हैं, प्रोहिबिटेड कर देते हैं वेपन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होते थे उन पे पाबंदी लगाई जाएगी 1959 में। 1969 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी होगी, जिसको हम PTBT बोलेंगे, जो कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से भी जानी जाती है। LTBT भी मानी जाती है, जो बैन करेगी एटमॉस्फेरिक अंडर वाटर आउटर स्पेस न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी की। आउटर स्पेस ट्रीटी बैन करेगी डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन आउटर स्पेस की बात करेंगे। पहले आएगी PTBT,
फिर आएगा आउटर स्पेस, फिर आएगा एनपीटी 1968 में। 1968 में बात करेंगे एनपीटी। एनपीटी प्रोहिबिट करेगा हॉरिजॉन्टल प्रोलिफिकेशन और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सोल्ट वन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोल्ट वन आएगा 1972 में, जहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी वन, यानी सोल्ट वन यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में होगी, जहाँ सोल्ट वन लिमिट करेगा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन एंड फ्रीज कर देगा आईसीबीएम 1972 लेवल के। दिस पीरियड वाज ईजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन 1967 टू 97। कोल्ड वॉर का टाइम था, यूएसए यूएसएसआर के बीच में डेटरेंस बना हुआ था, तो यहाँ पे सोल्ट वन ट्रीटी आती है, उससे पहले एनपीटी आती है, और एनपीटी से पहले आउटर स्पेस ट्रीटी आती है जिस बैन किया जाए, उससे पहले पीटीबीटी आती है। पीटीबीटी आउटर बैन, फिर एनपीटी, फिर हमारा सोल्ट वन, फिर हमारा एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आती है, जो यूएसए यूएसएसआर के बीच में लिमिट करते हैं नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स रखने के लिए। अब हम बात करेंगे 1939 सोल्ट टू की। सोल्ट वन 1968 में आता है, फिर आती है एबीएम 1970 में, फिर 1972 में आती है हमारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम आ चुका है। फिर हमारा आएगा स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी नंबर 2, जो यूएसए यूएसएसआर के बीच में जो लिमिट करते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के, और सोल्ट वन पीरियड इरेज करते हैं टेंशन बिटवीन 1967 1961 को, यहाँ पे पोलरिफिकेशन कर देते हैं, और सोल्ट टू में हम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर पाबंदी लगा देते हैं। 1987 में इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स होती है, आईएनएफ ट्रीटी होती है। पहले पीटीबीटी रहेगी, फिर आउटर स्पेस रहेगी, फिर एनपीटी रहेगी, फिर सोल्ट वन रहेगी, फिर एबीएम रहेगी, फिर सोल्ट टू, फिर सोल्ट टू के बाद आईएनएफ रहेगी, जो यूएसए यूएसएसआर के एलिमिनेट कर दी जाएगी ऑल इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स को यूरोप इन यूएसए एंड यूएसएसआर में। फिर आएगी हमारे स्टार्ट वन ट्रीटी 1991 में, जो यूएसए यूएसएसआर में लिमिट कर देगी नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेयर हेड्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स को लेकर। 1993 में आएगी, जो स्टार्ट टू को लेकर यूएस एंड रशिया को लेकर आएगी, जो फर्दर लिमिट कर देगी न्यूक्लियर वेयर हाउसेज, एलिमिनेट कर देगी इस कैटेगरी ऑफ वेयर हाउसेज की। फिर हम बात करेंगे 1972 बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन आएगी जो इन्फोर्स कर दी जाएगी 1975 में, जो कि इंडिया साइन करेगा 1973 में बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स को लेकर, जो बैन कर देंगे बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स को, प्रोहिबिट कर देंगे द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्विटाइजेशन, ट्रांसफ़र को लेकर। इसके बाद हमारी आएगी 1993 में केमिकल, 1990 में बायोलॉजिकल, 1993 में केमिकल, 1968 में सोल्ट वन, फिर उसके बाद एबीएम, फिर उसके बाद सोल्ट टू, फिर उसके बाद सोल्ट टू से पहले एबीएम के बाद आएगी एबीएम की बात थी हमारी आईएनएफ, और फिर हमारी सोल्ट टू, फिर हमारी स्टार्ट वन का हमारे सीटीबीटी आ जाएगी 1996 में, फिर हमारी शोर एंड मॉस्को ट्रीटी आ जाएंगी 2002 में, फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी बनेगी जिसे हम पैराग्वे ट्रीटी भी बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्वे ट्रीटी भी बोलेंगे, यूएस एंड रशिया की है, जो न्यू स्टार्ट रिप्लेस कर देगी ट्रीटी ऑफ मॉस्को को, लिमिटेड बोथ साइड ऑफ न्यूक्लियर को बंद कर देंगी। अब हम महत्वपूर्ण बात करेंगे मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईआर की, या हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन को लेकर। यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंड करेगा 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन में 193 मेंबर रहेंगे। साउथ सुडान नया मेंबर बनेगा 2011 में। कोइंट करेंगे यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। 6 मेन ऑर्गन बॉडी रहेगी जिनका हेडक्वार्टर रहेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहेगी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल रहेगी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल रहेगी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल रहेगी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहेगी जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में रहेगा। यूएन सेक्रेटरीट रहेगा न्यूयॉर्क में। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जो पार्लियामेंट ऑफ नेशन बोल देंगे, जिसमें ईच मेंबर का एक वोट रहेगा। यूएनएससी 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। 5 परमानेंट विटोधारी रहेंगे, 10 नॉन परमानेंट रहेंगे। 5 परमानेंट मेंबर रहेंगे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। इकोनॉमिक सोशल में रहेंगे 54 मेंबर रहेंगे जो हर 3 साल में इलेक्ट किए जाएंगे। सोशियो इको में रहेंगे 1984 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा जिसके 54 मेंबर्स रहेंगे, हर 3 साल में इलेक्ट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट डाउन करें। ट्रस्टीशिप काउंसिल रहेगी, सस्पेंड कर देगी ऑपरेशन को 1 नवंबर 1994 को।
ICJ रहेगा, जिसमें ICJ इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जस्टिस कोर्ट रहेगा, जिसमें 15 जज रहेंगे जो 9 साल के लिए चुने जाएंगे और जिसमें डिस्प्यूट कंट्रीज को हल करने का प्रयास करेंगे। UN सेक्रेटरीट रहेगा, जो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, टर्म इनका 5 साल का रहेगा। UN चार्टर जो बात करेगा 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में माना जाएगा। 19 चैप्टर्स रहेंगे जिसमें, जो 1963, 1965 और 1965 और 1973 3 बार अमेंडमेंट होते हैं इसमें। चैप्टर 1 बात करेगा पर्पज एंड प्रिंसिपल्स की, चैप्टर 2 बात करेगा मेंबरशिप की, चैप्टर 3 बात करेगा ऑर्गन ऑफ द UN की, चैप्टर 4 बात करेगा जनरल असेंबली की, चैप्टर 5 बात करेगा सिक्योरिटी काउंसिल की, चैप्टर 6 बात करेगा पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की, चैप्टर नंबर 7 पैसिफिक डिस्प्यूट की बात चैप्टर नंबर 6 करेगा। जनरल असेंबली 4th में रहेगी, पर्पज 1st में रहेंगे, 7th में एक्शन थ्रेट करेंगे पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन को सॉरी। चैप्टर 18 रहेंगे अमेंडमेंट्स को लेकर। UN सेक्रेटरी जनरल बात करेंगे, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले त्रिगवेली आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे डैग हेम्स्कर्ड, फिर उसके बाद आएंगे यूथांड के बाद आएंगे कुंड के बाद आएंगे प्रेसडी कलर के बाद आएंगे घाली के बाद आएंगे कोफी अन्नान के बाद आएंगे बान की मून के बाद आएंगे एंटोनियो गुटेरेस, जो 2017 पुर्तगाल से हैं, जो वर्तमान में भी है। यूथांड आएंगे, यूथांड लेके आएंगे कुर्द को लेकर आएंगे, जो वॉच करेगा करलर के बाद आएंगे घाली बात करेंगे कॉफी पीकर वो देखेंगे मून को देखकर आएंगे गुटरगु करने, जो अभी तक शामिल रहेंगी। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब बात करेंगे ICC एंड ICJ की, जिसमें बोथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल जज रहेंगे, जिसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में रहेगा। इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी, 1998 रोम संधि से बनाई जाएगी। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बात करेगा, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी पार्ट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, जिसके अंदर 123 कंट्रीज साइन की जाती है रोम स्टेट्स के द्वारा। ICJ में 193 मेंबर रहेंगे। फोकस रहेगा क्रिमिनल मैटर्स को लेकर, जो इन्वेस्टिगेट प्रोसीडिंग की जाएगी क्राइम्स ऑफ जिनोसाइड्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स को लेकर। फोकस रहेंगे सिविल मैटर्स को लेकर। ICJ सेटल आउट करेंगे लीगल डिस्प्यूट्स को, जैसे 1960 हमारे सिंधु घाटी समझौते में न्यू डेवलपमेंट बैंक और यूनाइटेड नेशंस आए थे, जहाँ पे हमें रावी सतलज व्यास हमारे पास आई थी, चेनाब उधर चली गई थी, पाकिस्तान के पास चली गई थी, ये वाला मुद्दा था। फिर उसके बाद ये 370 कश्मीर मुद्दा भी चल रहा था, ये भी यूनाइटेड नेशन में बार बार जा रहा था। अब हम बात करेंगे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट की। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस है, जो 1944 में 14 बिजनेसमैन ने हेल्ड की थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 4 मेजर बॉडीज थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF 1944, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक 1944, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स 1944। टैरिफ एंड ट्रेड्स गैट की स्थापना होती है 1944 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है 1944 में, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना होती है 1944 में। ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा 1970s में, ऑल शो क्राइसिस रहेंगे। एस्टेब्लिश करेगा 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसमें 190 मेंबर्स रहेंगे, वाशिंगटन DC में काम करेगा। पर्पज रहेगा स्टेबल एक्सचेंज रेट्स को, रिसोर्सेज को कंट्रीज में फेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस करना, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन के साथ। IMF कोटा सिस्टम बात करेगा, हाउ मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेंबर गिव्स टू IMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वोटिंग पावर ऑफ IMF के। वर्ल्ड बैंक कैसे काम करेगा, वर्ल्ड बैंक 1944 में ही आता है, जिसमें 189 मेंबर्स रहते हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में रहेगा। IBRD की स्थापना के बाद वर्ल्ड बैंक आता है, 2 बहनों के रूप में माना जाता है इनको, जो प्रोवाइड करेंगे लोन्स को कंट्रीज को नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। अब WTO की स्थापना होगी 1 जनवरी 1995 को होगी, जो WTO रिप्लेस कर देगा गैट को, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में रहेगा। 8 राउंड ऑफ गैट टॉक रहेंगी WTO की टाइमलाइन जानने के लिए। पहला गैट जिनेवा में होता है 1947 में, सेकंड होता है NSC 1949 में,
तीसरा होता है टर्की 1951 में, फिर जिनेवा में 1956 में, फिर डिल्लो राउंड बोलते हैं, फिर उसके बाद कैनेडियन राउंड बोलते हैं, कैनेडी राउंड बोलते हैं 1964-67 को मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है, जिस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। कैनेडी राउंड रहेगा, जिनो राउंड रहेगा 1976 में, मार्केश एग्रीमेंट रहेगा WTO का 1994-1995 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। अब हम बात करेंगे इसके पर्पज़ की। WTO की पर्पज़ क्या रहेगा, आउटलुक करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर। WTO डजन फेवर करेगा मोस्ट फेवर्ड नेशन को। चाइना एंटर्ड करेगा WTO में 2001 में, दोहा राउंड के दौरान। अब हम बात करेंगे G20 की एस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है, कैसे देशेज हैं, कैसे इसमें नेशन काम करता है। ये एस्टेब्लिशमेंट होगा 1999 में। कोई हेडक्वार्टर नहीं है, प्रतिवर्ष इसमें बदलता रहेगा। 2024 में ब्राज़ील था, अब की बार USA करेगा। 2025 में इसकी मेजबानी 90 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन और यूनियन इसका नया सदस्य है। 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में दिल्ली डिक्लेरेशन में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। अभी G21 बन चुका है नॉर्मली। यहाँ पे 19 कंट्री है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। G20 मेंबर होंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना वगैरह रहेंगे। G20 प्रेसिडेंसी रोटेट करेगी हर टोरिका सिस्टम के द्वारा। टोरिका सिस्टम जो हर साल घूर्णन सिद्धांत पे काम करती है। G20 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, फिर 2023 में इंडिया के पास थी, जहाँ दिल्ली डिक्लेरेशन आया था। ब्राज़ील के पास 2024 में थी, अब 2025 में USA के पास है। G20 एक फॉर्म है जो नॉन लीगल रहेंगे, शेरपा रहेंगे हेडक्वार्टर, हेड ऑफ द G20 स्टेट जहाँ से मीट होगी। फाइनेंशियल चैनल बात करेंगे, इंडिया होल्ड करेगा G20 प्रेसिडेंसी 2023 में, जिसका थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। अब हम बात करेंगे G7 की। G7 1975 में एस्टेब्लिश होता है। रशिया एक्सपेल्ड कर देता है G8 में, जो 2024 में ड्यू टू क्रीमिया इन्वेंशन की, रशिया यहाँ से बाहर हो जाता है। G8 माना जाएगा, जिसमें G7 कंट्रीज थी। रशिया 2008 जिनोसाइड में आ जाएगा, क्रीमिया जिनोसाइड के बाद, तो यहाँ पे G8 कंट्री बोलेंगे इनको। G7 मेंबर रहेंगे यूनाइटेड किंगडम रहेगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक देश रहेगा। जो वर्ल्ड 7 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी G7 G8 कंट्रीज़ रहेंगी, जो कैरेबियन बे डिक्लेरेशन के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम बात करेंगे G4 में मोस्ट डेवलप कंट्रीज आ जाएंगी, जहाँ ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान काम करेगा। 2005 में पर्पज रहेगा इनका बिड फॉर परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन काउंसिल। UNSC रिफॉर्म करेगा। निकनेम रहेगा कॉफ़ी क्लब। इटली, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, माल्टा इसमें काम करेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स 2010 में फॉर्म होता है। साउथ अफ्रीका ज्वाइन करेगा 2010 में। इंडिया ज्वाइन करेगा 2009 में। ब्रिक्स को इंडिया कब ज्वाइन करेगा? 2009 में। चाइना 2001 में, और 2009 में साउथ अफ्रीका करेगा। इंडिया 2009 में करेगा। ये कब कौन से देश आ रहे हैं ये सब बताया गया है। अब बात करेंगे आसियान, जो दक्षेश माना जाता है, साउथ एसोसिएशन रहेगा, जिसको हम दक्षेश बोलते हैं, 1961 में है। SCO को बोलते हैं दक्षेश, माय मिस्टेक। सेक्रेटरीट इसका जकार्ता इंडोनेशिया में रहेगा। मोटो रहेगा इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी की बात करेंगे। इसमें 10 मेंबर रहेंगे, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया इसमें शामिल रहेंगे। आसियान 3 में चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान रहेगा। आसियान 6 में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड रहेंगे। EAS ईस्ट एशिया समिट 10 एशियन मेंबर रहेंगे, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ डेवलप्ड कंट्रीज में एसोसिएशन में काम आएंगे। 2022 में 19वीं आसियान समिट हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन फॉर्म होती है 1993 में, मास्ट्रिच संधि के द्वारा होती है। 27 मेंबर हैं यहाँ के। यूरोपियन काउंसिल में टॉप मोस्ट बॉडी रहेगी, जहाँ इन टॉप पॉलिटिकल लीडर्स रहेंगे यूरोपियन यूनियन स्टेट्स के। यूरोपियन काउंसिल किसमें काम करेगी? काउंसिल अप्रूव करेगी EU पार्लियामेंट को। यूरोपियन पार्लियामेंट काम करेगी बेसिक और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेट कर लक्समबर्ग में। 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस काम करेगी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के साथ। बात करेगी 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम काम करेगी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ में। 1957 में यूरोटिया रहेगा, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के साथ में रहेगा। 1993 में maastricht ट्रीटी रहेगी। 1992 में फर्स्ट का 1993 में आएगी। 1999 में कॉमन करेंसी बन जाएगी यूरो।
2003 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन होगी। ब्रेग्जिट कर जाएगा ब्रिटेन 2016 में, 2016 में भी, फिर 20 में लीव करेगा, 2016 में एग्जिट ही नहीं करेगा, आएगा शायद। आएगा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन फॉर्म होती है 2002 में, 55 मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन फर्स्ट अनाउंस की जाती है सीटेड डिक्लेरेशन के टाइम पे, जो 2001 में अदिस अबाबा इथोपिया में होती है। डुरबन समिट 2002 में होती है, फिर 2002 में अफ्रीकन यूनियन फॉर्म हो जाती है, पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। अब हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन SCO की बात करेंगे। यह यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, मेंटेन करेगी पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को लेकर। SCO 8 मेंबर पे काम करेगी। रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में रहेगा। 2001 में फॉर्म होगी, 2002 में साइन होंगे। इनफोर्स 2003 में होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया एंड चाइना रहेगी, चाइनीज़। SCO हेडक्वार्टर रहेगा, सुप्रीम काउंसिल रहेगी, सुप्रीम बॉडी रहेगी। रेड्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जो कि ताशकंद में है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड 4 डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना को काउंटर करने के लिए आएंगे, जिसकी टाइमलाइन रहेगी 2004 में फर्स्ट टाइम 4 नेशन आएंगे सुनामी कोर ग्रुप में। जापान ने इसका नाम दिया था। शिंजो अबे ने कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 सीज के 2007 में क्वाड का नाम दिया था, जिसे पैसिफिक रीजन में बोला जाता है। पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी करने के लिए 2022 में सेकंड क्वाड लीडर समिट होती है, टोक्यो में होती है। जब मुख्य फोकस रहेगा वैक्सीन पार्टनरशिप को लेकर, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर। अब हम बात करेंगे बीजिंग की। बीजिंग कंसेंसस क्या होता है? जहाँ डेवलपमेंट डिबेट्स होती है, बीजिंग कंसेंसस में रिफर करेगा। इकोनॉमिक मॉडल की बात करेगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से। जोसेफ कोपर और एमओ बात करेंगे वॉशिंगटन कंसाइस की बात करेंगे। बीजिंग कंसाइस रहेगी जो एक्सपेक्ट करेगी कंट्रोल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को लेकर, ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस रहेगा। अप्रोच वन साइज फिट्स फिट ऑल पे बात करेंगे। अब ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। 1991 में नॉर्थ इराक में ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट चलाया जाता है। कौन सी ऑपरेशन चल 1991 में यूएस लॉन्च करेगा नॉर्दर्न इराक में ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट। फिर 1992 में यूएन ऑथराइज करेगा यूएस लाइड इंटरवेंशन में सोमालिया में होगा, जिसे रीस्टोर होप बोलेंगे। ऑपरेशन रीस्टोर होप होता है 1992 में सोमालिया में, और 1990 में ऑपरेशन प्रोवाइड होता है नॉर्दर्न इराक में। 1994, 2004 और 2022 में यूएस ट्रूप भेजी जाएंगी हैथी में, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी साइन करेगी स्पेशलाइज आर्म फोर्स को लेकर। $3,000 बिलियन में ह्यूमैनिटेरियन हैथी को 3 साल के लिए वहाँ पर रोक रखा जाएगा। 1994 में फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट में सेफ जोन के नाम से हुतू रिफ्यूजीज रवांडा में जिनोसाइड में वापस आ जाते हैं, इसे ऑपरेशन टर्काइज बोलेंगे। फिर 1990 में नाटो एयर स्ट्राइक होते हैं सर्बिया एथनिक क्लीनिंग करने के लिए कोसावा सेफ्टी में, ऑपरेशन अलाइड फोर्सेस बोलेंगे। 1999 में यूएन बैक ऑस्ट्रेलिया फोर्स रहेंगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर की तरफ जाएंगे। 2000 में यूके डिप्लॉय कर देगा फोर्स को प्रोटेक्ट सिटीजन इलेक्टेड गवर्नमेंट करने के लिए। 2003 में लिबिया में रहेगी यूएन मिल कंडक्ट करेगी यूनाइटेड नेशन टू स्टेबलाइज करने के लिए लिबिया में सिविल वॉर। 2006 में यूनिफिल बात करेगा लेबनान को लेकर, एक्सपेंड हो जा रहा है वॉर मेंटेनेंस पीस सिक्योरिटी लाने के लिए, जो सिविल वॉर चल रहा है उसको। 2011 में लैड करेगा इन्वेंशन नाटो लिबिया में, जहाँ लिबियन सिविल वॉर को करेगा समाप्त। लेबनान में 2003 से 2006 में, लिबिया में 2011 में। 2013 में फ्रेंच लेड ऑपरेशन संगारिया काम करेगा अफ्रीकन रिपब्लिक को एडमिट करने के लिए कन्फ्लिक्ट वॉयलेंस के तौर पे। 2014 में ISI इस्लामिक स्टेट को यूनाइटेड नेशन लॉन्च करेगा एयर स्ट्राइक, तो इराक एंड सीरिया को कॉम्पैक्ट टेररिज्म में हराने के लिए बात की जाएगी। 2014 में इंटरनेशनल अफेयर्स बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जब वेरियस एड ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंट करेंगी वेस्ट अफ्रीका में इबोला वायरस को लेकर। 2015 में सऊदी लेड इन्वेंशन होगा यमन में, जहाँ यमनी गवर्नमेंट ह्यूथीज रिबेलियन के विरुद्ध हो जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होंगे। 2017 में ह्यूमैनिटेरियन के लिए म्यांमार में रोहिंग्या रिफ्यूजीज आ जाएंगे, उसको कम करने के लिए होगा। 2021 में अफगानिस्तान तालिबान टेक ओवर कर लेगा। इस तरह हम ग्लोबलाइजेशन में ऐसे बात करेंगे। अब हम मुख्य बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव, जस्ट वॉर क्या होते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या से काम करती है, कहाँ कहाँ काम करी थी, इंपॉर्टेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स।
UNEF 1956-1967 में बात करेगी सनाई पेनिनसुला में, UNIFIL 1978 लेबनान में होगी, फिर UNAMI 1993-96 में रवांडा में होगी, फिर UNAMSIL 1990 सीरिया लियोन में होगी, UNMIL 2003 से 18 लिब्रिया में होगी, UNMIS रहेगा 2000 साउथ सूडान में रहेगा, 2011 में, 2017 डार्फुर रीजन में रहेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट SDG एंड MDG गोल्स आएंगे। जो MDG 2000 सितंबर में जो न्यूयॉर्क में स्थापना की जाएगी, इसका हेडक्वार्टर रहेगा, इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर को अमंग ऑब्जेक्टिविटी को लेकर। फिर MDG 2015 तक रहेंगे, उसके बाद SDG गोल आएंगे जो 2030 तक है, जहाँ लिविंग नो वन बिहाइंड की थीम रहेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहेगा, पहला सस्टेनेबल गोल बात करेगा SDGs का नो पॉवर्टी। पहले बच्चा अगर भूखा रहेगा तो उसे रोटी देंगे, यानी नो पॉवर्टी कम करेंगे। फिर सेकंड गोल बात करेगा पॉवर्टी नहीं रहेगी तो हंगर, अगर पॉवर्टी है तो भूखे रहेंगे। डेप्रीवेशन साइकिल काम करती रहेगी, सर्कुलेशन मोशन में सर्कुलर इलाइट रहते हैं, उसी प्रकार से सर्कुलेशन डेप्रीवेशन पॉवर्टी काम करती है। वैसे अगर पॉवर्टी नहीं रहेगी फिर हमारे पास हंगर नहीं रहेगी, फिर हम हंगर हमारा हेल्थ बीइंग अच्छा रहेगा, चाइल्ड मोरालिटी रेट अच्छा रहेगा, जब वो अच्छा रहेगा, गुड हेल्थ बीइंग रहेगी तो हम अच्छा काम करने को सोचेंगे। काम करने की बात करेंगे तो हमारे फोर्थ में हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, पढ़ेंगे तो लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे अगर हम हेल्थ अच्छी रहेगी, खाना मिलेगा, पॉवर्टी नहीं रहेगी तो हम क्वालिटी एजुकेशन आ गई। फिर हम वहाँ पे क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में हम देखेंगे कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन लेने जा रहे हैं वहाँ हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी तो नहीं हो रही है, उस पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमारे साथ जेंडर इक्वालिटी नहीं, यानी सब इक्वल रूप से पढ़ रहे हैं, सबको यूनिवर्सल एजुकेशन मिल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गोल नंबर 5 में जेंडर इक्वलिटी की। फिर हम बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। फिर वहाँ पे घर आके बच्चे बताएंगे हमारे स्कूल में पानी और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो हम बात करेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, कि बच्चों को अच्छा पानी पिया जाए तभी तो उनकी गुड हेल्थ वेलबींग रहेगी, तभी तो क्वालिटी एजुकेशन कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों के पास तो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी भी नहीं है, बच्चे गर्मी के मौसम में स्कूल में परेशान होते हैं, इसलिए हम बात करेंगे क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की। कब बात करेंगे SDG गोल 7 में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जब हमारे पास बच्चों के पास क्लीन एनर्जी भी आ चुकी है, क्लीन वाटर भी आ चुका है, जेंडर इक्वलिटी भी आ चुकी है, क्वालिटी एजुकेशन भी आ चुकी है, पॉवर्टी भी नहीं है, हंगर भी नहीं है, वेलबींग भी अच्छी है, तो अब वो बड़ा हो जाएगा, डिसेंट वर्क करेगा, मतलब वो स्कूल पास आउट करके अब बात करेगा कि अगर मैं एक ह्यूमन रिसोर्स बनता हूँ, हमारी GDP का ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए एक डिसेंट वर्क ढूंढेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा अपने देश की। जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो गोल नंबर 9 बात करेगा जो वो इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में वो इनोवेशन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, तो वो कहेगा मैं खुद का एक बिजनेस खोलूँगा। जॉब कर चुका वो कहेगा मैं खुद का एक बिजनेस खोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इनइक्वालिटी हो रही है। जहाँ पे मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वहाँ पे एग्रीकल्चर में कम जा रहे हैं लोग, ट्रस्ट क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस वजह से हर काम में इनइक्वालिटी हो रही है, तो उससे परेशान होकर फिर वो क्या बात करेगा, वो सस्टेनेबल सिटीज़ में जाएगा, जहाँ पे वो देखेगा कि यहाँ पे पर्यावरण अच्छी होम डोम तो नहीं बन रहा है गर्मियों में, क्या यहाँ पे ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, हीट डोम तो नहीं बन गया है, तो वो सस्टेनेबल सिटीज़ में जाएगा। क्योंकि वो डिसेंट वर्क करेगा तो फिर सिटी में जाना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे उसका इनइक्वालिटी होगी तो फिर वो सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ जाएगा। वहाँ में देखेगा कि यहाँ पे कम्युनिटी अच्छी है, समाज अच्छा है, फिर वो बात करेगा गोल नंबर 12 में कि अगर सस्टेनेबल सिटी अच्छी तो फिर उसे ऐसी सिटी बनाएगा, ऐसा अपने बिजनेस खोलेगा जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, जहाँ पे वो कंजप्शन और प्रोडक्शन देगा, लोगों को काम देगा, बिजनेस करेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, पॉवर्टी नहीं रहेगी तो हंगर नहीं रहेगी, हंगर नहीं वेलबींग अच्छी होगी तो क्वालिटी एजुकेशन करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन अच्छी रहेगी तो फिर वो जेंडर इक्वालिटी देखेंगे, जेंडर इक्वालिटी क्लीन वाटर सैनिटेशन देखेंगे, क्लीन वाटर सैनिटेशन अच्छा रहेगा तो फिर वो अफोर्डेबल एनर्जी की बात करेंगे, अफोर्डेबल एनर्जी की बात करेंगे फिर वो डिसेंट वर्क करेंगे, तब उनके पास फिर वो डिसेंट वर्क करेंगे, फिर वो इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे वो इनइक्वालिटी देखेंगे तब वो सस्टेनेबल सिटीज़ की तरफ बनाने का प्रयास करेंगे, तब एक बिजनेसमैन बन जाएगा तो फिर वो लोगों को इंडस्ट्रीज बनाएगा, वहाँ पे लोगों को काम देगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो वहाँ पे लेबर्स काम करेगी तो फिर वो जल्दी जल्दी काम करेगा, अपने एक काल्पनिक जैसे प्लेटो बनाता था एक काल्पनिक देश बनाएगा, तो वहाँ पे वो जैसे आजकल देखा जा रहा है भ्रष्टाचार होगा, कम ईंट वगैरह लगाए जाएंगे, कम वो करेगा, फिर उस 13 में वही है प्रलय आएगा, तो ना तो इनइक्वलिटी देखेगा ना वो
पॉलिटिकल इलाइट को देखेगा, ना वो गरीब को देखेगा, वो एक साथ समान इक्वलिटी लेके चलेगा। तो क्लाइमेट एक्शन की बात करेगा, ग्लोबल जीडीपी में कुछ खतरा आ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन होगा, भूखे मरेंगे, भूस्खलन होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, तो क्लाइमेट एक्शन होगा। जैसे अभी हमारी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, फिर अब ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो वो सब पे इफेक्ट करेगी लाइफ। तो प्रलय आएगा, प्रलय आएगा तो हम सब कुछ डूब जाएगा, भूकंप आएगा, प्रलय आएगा, बाढ़ आएगी, सब कुछ पानी के नीचे चल जाएगा। पानी के नीचे चल जाएगा तो लाइफ बिलो वाटर देखेंगे, वहाँ पे हम मछलियों के साथ रहेंगे। फिर अगर हम ये बात करेंगे तो अगर हम भी अफेक्ट हो रहे तो हमारी मछलियाँ वगैरह लाइफ बिलो अंडर वाटर वाली भी डिस्टर्ब होंगी। तो वो फिर हम थोड़े दिन बाद जब वो सूखा पड़ जाएगा, क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, तो खेती वगैरह तो हो नहीं पाएगी, तो सब सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाएगा तो फिर लाइफ ऑन लैंड आ जाएंगी। जब हम लाइफ ऑन लैंड के देखेंगे, डिफोरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेड़ों कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, CO2 इंक्रीज हो रही है, GHG ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की कगार पर आ चुका है, बर्फ़ पिघल रही है लाइफ ऑन लैंड पे। फिर हम बात करेंगे, सभी एक साथ आओ, कलेक्टिविटी आओ, कलेक्टिव आएंगे तो हम पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर पाएंगे, जस्टिस की बात कर पाएंगे। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अपनी विकास कर चुकी है, डेवलपिंग कंट्रियाँ इस ग्लोबल वार्मिंग में फंस चुकी हैं। तो हम बात करेंगे सब एक साथ आओ, एक कार्बन सिंक की तरह हम काम करेंगे। कार्बन सिंक के लिए हम सस्टेनेबल की तरफ जाएंगे, तो हम कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे सभी देश मिलकर। फिर हमारे पास पीस एंड जस्टिस आ जाएगी, पीस एंड जस्टिस आ जाएगी। SDG गोल 17 में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, जहाँ जितने भी हमारे अचीव गोल हैं उन सबको अचीव करने की बात की जाएगी। सभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और एक साथ काम करेंगे। इस तरह हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। इस तरह हमारे इस छोटी सी कहानी के हिसाब से मैंने आपको पूरे SDG गोल याद भी करवा चुके हैं। ऐसे ही हमें एग्जाम सेंटर्स में बैठे हैं, एक स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी याद रह जाएगी तो हमारे आंसर सही हो जाएंगे। यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म कैसे आया, लिबरलिज्म कैसे काम करता है, ये सब बताया गया है। अब हम बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कैसे वो लेट करेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ डिस्प्यूट में कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे, इंडियन पाकिस्तान 1947 में वॉर होता है। फिर उसके बाद UNSC 1947 5 मेंबर के साथ आएगी। फिर लियाकत नेहरू राइट टू माइनॉरिटीज़ को लेकर होता है। बेरवाड़ी केस में नेहरू नून एग्रीमेंट रहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी रहेगी। इस तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच बच्चे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए UPSC ब्रेन स्प्रिंट। धन्यवाद, थैंक यू।